नमस्कार। राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं और राजनीतिक गलियारों से खबरें भी अलग लगा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि विनेश फोगाट आज कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। इससे हरियाणा की राजनीति में किस तरह का बदलाव होगा? मौजूदा जहां हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, ऐसे में राजनीतिक जो उठापटक भाजपा के अंदर चल रही है, उसका क्या असर पड़ेगा? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कवारी। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं नवजोत जी? बहुत बढ़िया। बहुत समय से इच्छा थी कि आपसे चर्चा हो और खास तौर पे राजनीतिक चर्चा। जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हम भी आपका काम देखते हैं और आपके प्रशंसक हैं। बेहद शुक्रिया। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से अभी जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं, पहले बात भाजपा की कर लें, जो उठापटक हुई है, हालांकि जब टिकटें बढ़ती हैं, लिस्टें आती हैं, हर पार्टी में ये देखने को मिलता है जी, तो इसका असर आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? नवजोत जी, एक तो समझने वाली बात यह है कि इसका हर पार्टी में देखने को मिलता है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है खुद को, और ऐसी पार्टी के रूप में क्लेम करती है कि वो अनुशासित पार्टी है, जहां राष्ट्र की सेवा ही सबसे प्रथम लक्ष्य है। कैडर बेस्ड पार्टी। हाँ, और वो कैडर बेस्ड जो पार्टी है, जिसके लिए राष्ट्र की सेवा पहली चीज है, वो राष्ट्र की सेवा तो कहीं दिखाई नहीं दी है। इवन वो कांग्रेसियों से भी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। अगर ये लिस्ट आने के बाद अगर कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची होती तो एक नॉर्मल बात थी, उनका कल्चर है ये दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी, ये क्या हाल बना लिया इन लोगों ने अपना। अच्छा, एक चीज आपको नहीं लगी कि ये कहीं और स्टेट्स में भी सीएम बदले गए थे, वहां पर भी टिकटें बटी, इतनी भगदड़ हमने कहीं नहीं देखी, वहां किसी ने चू भी नहीं की। और हरियाणा में खुल्लम तभी तो हम कहते हैं ना, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हर चीज नहीं होती है। 10 साल राज करने के बाद बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये और उन कांग्रेसियों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। मुझे आज मनोहर लाल खट्टर में भूपेंद्र हुड्डा दिखाई देते हैं, भूपेंद्र हुड्डा में मनोहर लाल खट्टर एक जैसे। बिल्कुल आप ये देखिए कि मनोहर लाल जी ने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं है राजनीतिक रूप से, वो ऐसा लगता था जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उतना ही सारी चीजें उन्होंने वैसे ही चलाई, और बीजेपी को आज देखिए कहां लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। क्योंकि वो हरियाणा में या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में डायलॉग है कि जूतियों में खीर बट रही है आज उनकी। सही में बहुत जो है कि एक अलग तरह का। अच्छा, आपने देखा कविता जैन के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जीएल शर्मा खुद खुलकर कल मेरे ना कार्यक्रम में बोल रहे थे कि व्यक्ति विशेष की चली है जी, व्यक्ति विशेष की चली है, तो जो भड़ास निकल रही है बाहर। व्यक्ति विशेष की तो बीजेपी में 10 साल से चल रही है, उनको अभी नजर आई है ना जब उनकी टिकट कट गई है। कविता जैन जी 3-4 बार मंत्री रह ली, वो विधायक रह ली, मंत्री रह ली, अब कौन सी समाज सेवा बाकी रहेगी जो आंसू निकल रहे हैं? शशि रंजन परमार भैं भैं करके रो रहे थे, पता नहीं कौन कौन रो रहा है, सब रो रहे हैं और टिकट कटी नहीं, रोने लग गए। अंगूर खट्टे अभी लग रहे हैं सबको। 10 साल यार, 10 साल तुम लोगों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया गया है। तुम्हें ये बताया गया है कि किरण चौधरी कांग्रेस से आके बीजेपी में आएगी और उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और तुम्हें तालियां बजानी है और कहना है कि राष्ट्र की सेवा के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, और वो बीजेपी वाले रो रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है ये। मतलब पूरा बीजेपी को अब सोचना पड़ेगा हरियाणा में नए सिरे से, अगर राजनीति करनी है तो उनको जो पूरे देश में जिस फॉर्मूले के साथ वो काम करती है कि सूचना आई और सोचना बंद, कम से कम हरियाणा के मामले में उनको इस थ्योरी को बदलना पड़ेगा। यहां लोग सोचेंगे और रिएक्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, या फिर आम आदमी। हाँ, यहाँ तो 1 मिनट में आपने पूरा 20 साल मेहनत की है, उसको 1 सेकंड में हरियाणा का आदमी कह देगा ना जी ये तो कुछ सौदा नहीं है, उसको खत्म कर देगा आपकी। तो हरियाणा में 10 साल में मनोहर लाल जी जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस के साथ करते रहे, बीजेपी को जिस तरीके से वो आगे बढ़ाते रहे, असल में वो बैक गियर में चल रहे थे। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस लिस्ट आने से पहले कई बीजेपी के नेताओं से मेरी भी पर्सनल ऑफ द रिकॉर्ड वाली जो बातें होती हैं, भरे तो पड़े थे सारे। ऑफ द रिकॉर्ड तो बेचारे सब कुछ बोलने के लिए दिल भी उनके बहुत भारी थे, फटने को भी तैयार थे, और कई तो ये भी कह रहे थे कि हमारा नाम है, हमें फाइनल है, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है। आप एक चीज देखिए, यहां पे ऑफिसर के ट्रांसफर कराने की बात है, उस लिस्ट को भी मनोहर लाल खट्टर जी के पास दिल्ली भेजा जाता था।
नायब सैनी जो तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं कर पाए अपनी मर्जी से। मतलब एक तो होता खड़ाऊ सीएम, ये खड़ाऊ के भी खड़ाऊ सीएम थे। कल आपने करण सिंह वो जो कंबोज साहब थे उनसे ये मिले हैं। उनसे मिले तो उन्होंने वो वीडियो वायरल हो रहा है जहां हाथ भी नहीं मिलाया है, नहीं मिलाया। तो बोले जी मुझे पता नहीं कैसे आपका नाम कटे। बोले तुम्हें पता नहीं तुम फिर तुम किस प्रकार के सीएम हो, तुम तो रबड़ स्टैंप हो। तो नायब सैनी जी को मनोहर लाल जी ने ये एहसान तो कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के तुम मुख्यमंत्री हो, पावर नहीं दी उनको कोई भी। ये डैमेजिंग। और जबकि सच ये है कि मनोहर लाल जी से ज्यादा पोटेंशियल है नायब सैनी में। मनोहर लाल जी में तो सत्ता का मद बोलता था, नायब सैनी जी में सत्ता का मद नहीं है। वो चीजों को समझते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। मुझे मतलब नायब सैनी जी में ज्यादा संभावनाएं लगी मनोहर लाल जी के, पर वो काम तो करने दो ना। वो मेले में हम गुड्डा नहीं लाते थे, वो चाबी भरता हुआ ऐसे डम 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 डम, नायब जी वो बना रखे हैं इन्होंने। वक्त भी कम मिला है, वक्त भी कम मिला। शायद हो सकता है 2 साल पहले कुछ ये फैसला लिया था तो नायब जी। मतलब यहाँ हरियाणा में अक्सर ऐसे होता है। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था कि जैसे अब सीट बदली गई, लाडवा उनको भेज दिया गया। लाडवा में तो पिछली बार बीजेपी हारी थी, क्या बता अब भी हार जाएं? मतलब लाडवा में सीएम साहब जीत रहे हैं। हाँ। ऐसा कोई तय नहीं है। क्योंकि ये जो मुझे कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा था मतलब सर्कल में पत्रकारों के ही, कि जी लाडवा में तो पिछली बार चुनाव हार चुके हैं। वहां पर जो एक फार्मर बेल्ट है वो भी डोमिनेंट है, जाट वोट ज्यादा है, ओबीसी थोड़े कम है, और ये ओबीसी के चेहरे हैं। और ओबीसी का जो वोट बैंक है वो नारायणगढ़ में ज्यादा था। या तो ये कैलकुलेशन कैसे बिठाई होगी? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक आपका पार्टी का एक स्टेटस चेक करना होता है। आप चुनाव में जा रहे हैं, आप बीजेपी की एक बार स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश अगर हम करेंगे, मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी सीट नहीं मिल रही। वो कभी कंफ्यूज थे, करनाल से लड़ूं, लाडवा से लड़ूं, नारनौल से लड़ूं। बहुत जगह उन्होंने सर्वे कराए और हर सर्वे में उनको ये फीडबैक मिला कि आप कहीं से लड़ लीजिए, हालात बुरे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको लाडवा जाना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो 90-90 सीटों पे चुनाव लड़ाऊंगा। अब राई से बाहर मोहनलाल बड़ौली को जानता कौन है? सच्चाई यह है कि राई से अगर वो चुनाव लड़ते तो इस बार उनकी जमानत जब्त हो जानी थी। ऐसे हाल है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि मनोहर जी ने जितने भी विधायक थे उन सारे विधायकों को घर बैठा रखा था। कहते हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक की वेटिंग चलती थी एक विधायक को मनोहर जी से मिलने में। इस तरह की व्यवस्थाएं उनकी थी। पता नहीं हरियाणा कितना बड़ा, आप दिल्ली से आए हैं, 2 घंटे में तो रोहतक पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में आप भिवानी पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में तो पूरा हरियाणा क्रॉस कर देते हैं। पर मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा को सजाने संवारने में इतने बिजी थे कि उनको अपने विधायकों से मिलने का टाइम नहीं मिला। यानी ये जो फासला था, कनेक्ट नहीं था, ये कहीं ना कहीं डैमेजिंग रहा। उनके 9 रत्न थे जो टिकट भी मांग रहे थे, सब मीडिया में हैं वो चीजें। वो मनोहर जी के साथ रहते रहते इतने स्ट्रांग हो गए थे कि उनका कैडर, उनके विधायक बहुत पीछे छूट गए थे, जिसकी वजह से आज बीजेपी की हालत प्रदेश में देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अभी कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पक्ष की बात नहीं करनी है। कांग्रेस में भी जो इतने दिनों से माथापच्ची चल रही है, आज भी कमेटी की बैठक है। विनेश फोगाट की बातें आ रही हैं कि वो 2 बजे ज्वाइन कर सकती हैं, बजरंग पुनिया ज्वाइन करेंगे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। क्या लगता है कांग्रेस में भी, क्या कांग्रेस इसलिए भी अब देरी कर रही है कि कहीं यहां भी भगदड़ ना मच जाए? हालांकि उनका कल्चरल है, जैसा आपने कहा। दोनों चीजें हैं नवजोत जी। वहां पे 1987 में चौधरी देवीलाल की बहुत प्रचंड बहुमत आया था, 85 सीटें आई थी उनके गठबंधन की। तो उसमें उन्होंने न केवल लोकदल को साथ रखा बल्कि वामपंथियों को भी अपने साथ लिया, बीजेपी को भी अपने साथ लिया उस समय की। और उस समय के जितने पंडित भगवत दयाल जी बागी थे, लेकिन उनके भी 7 आदमियों को टिकट दी। तो कांग्रेस अभी उसी फॉर्मूले पे काम कर रही है हरियाणा में कि जितने भी लोगों को साथ जोड़ा जाए, जितने भी पक्षों को साथ जोड़ा जाए। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक किसान को भी टिकट दी जाएगी इस संगठन से, एक टिकट वामपंथियों को भी ऑफर की जाएगी। तो उनकी जो सूची आनी है वो बहुत अलग तरह की सूची होगी। लेकिन अगर उस पर विवाद हो और कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भागे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हरियाणा का थोड़ा नेचर समझेंगे तो जिस पार्टी का थोड़ा सा माहौल हो, लग रहा हो सरकार आ रही है, लोग उसके साथ बिगाड़ते नहीं। चलो टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, चेयरमैन बन जाएंगे, कुछ काम नहीं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हो जाए। हाँ जी, भागते वहां से हैं लोग जहां पे उसको कुछ दिखता नहीं है।
तो मैं हमेशा कई बार बोली भी है मैंने ये बात कि प्रदेश में अगर आप देखोगे घूम के, आप भी जब आप भिवानी जाओगे और 2-4 जगह देखो, आपको पता लग जाएगा कि माहौल किसका है। बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनके पास कैडर है, उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास पन्ना प्रमुख हैं, उनके पास लैपटॉप वाले एक आदमी हर वार्ड में बैठा हुआ, सब कुछ है उनके पास, पर उनका माहौल खराब हो चुका है। तो ये जो चुनाव है 2024 का हरियाणा में, ये माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव है। ये हमारे सीखने का भी चुनाव है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई चुनाव, मैंने 7वां-8वां चुनाव में देख रहा हूं, ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जो माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव हो। तो ये माहौल और मैनेजमेंट का चुनाव है, हम सबको बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये चुनाव। माहौल एक तरफ और मिसमैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कि अगर मैनेजमेंट नहीं है और मिसमैनेज हो गया तब भी आपका नुकसान हो गया, तभी नुकसान। एंड कांग्रेस कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा आगे रहती है। कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर पार्टी है। अगर ये जो सूची अभी बीजेपी की आई है, इससे लगता है कि उनके पास 67 कैंडिडेट भी उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने जुटाए हैं। बाहरियों पे ज्यादा मतलब थोड़ा सा भी आप देख रहे हैं कि कल तक जो आदमी कांग्रेस की टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे, बबली जी, उनको अपने टिकट दे दी। बिल्कुल, अनूप धानक की बात कर ले। हाँ। आपको सफेदों में कैंडिडेट ही नहीं मिला। आप कहां से नारनौल से दादा गौतम को उठा के आप वहां ले आए, उनको वहां पे ले आए। तो उधार के सारे कैंडिडेट हैं। हरियाणा में कहा होता चले हुए कारतूस हैं। तो उनकी सूची तो दिख रहा है कि भाई उनपे थोड़ा प्रेशर था, बेचारों के पास कैंडिडेट नहीं थे। कांग्रेस के पास क्या है, एक्सेस ऑफ कैंडिडेट्स हैं। एक एक सीट पे 100 कैंडिडेट हैं, 190 टिकटें देनी है, 2500 कैंडिडेट हैं। और ऐसा आदमी भी कैंडिडेट है जिसको मोहल्ले में अगर 4 लोग भी जानते हैं, वो भी टिकटार्थी है, उसको भी लग रहा है कि मैं। हाँ, इसी बात पे मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली के घर के बाहर हमने माहौल देखने के लिए मैं वो वीडियो भी देखा था मैंने आपका दांगी साहब के साथ। हाँ, तो वहां पे मैंने टिक्की वाले से बात की, मैंने नमकीन बेचने वाले से बात की। वो कहता है जी हर 5 साल में जो हमारा बिजनेस इन टिकटों के दौरान होता है वो पूरे साल नहीं होता। इस बार ज्यादा है। पिछली बार अगर वो हुड्डा साहब की कोठी के बाहर अगर किसी ने टिक्की बेची हो तो टिकटार्थी नहीं थे। क्योंकि आप देखिए 2019 में क्या हो रहा था, सब मनोहर लाल जी को ज्वाइन कर रहे थे, वो यात्रा निकाल रहे थे, 75 पार के नारे पे सवार थे। कांग्रेस तो बेचारी इसी साइकोलॉजिकल वार में ही फंसी हुई थी। उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम सरकार को बदल सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, कोटा सिस्टम लागू किया गया। हुड्डा साहब अपने पसंद के कैंडिडेट को टिकट दे रहे थे, शैलजा जी ने अपनी पसंद की दी, कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पसंद की। लोगों ने टिकटें बेची हैं, लिटरली पैसा कमाया है उस समय कांग्रेस के लोगों ने। और वो सारे लोग, फिर क्या हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस की 30 सीटें आ गई। वो 40 पे अटके और 10 जेजेपी ले गई। अगर वो वोट उस समय डिवाइड नहीं होता तो सरकार तो इनकी 2019 में ही चली गई थी। लेकिन फिर भी चलो जीवनदान मिला इनको। लेकिन अब ये जो चुनाव है ये पूरा बायोपोलर चुनाव है। या तो मतदाता बीजेपी को वोट दे रहा है या मतदाता कांग्रेस को वोट दे रहा है। तीसरा तो धड़ाई खत्म कर दिया हरियाणा के लोगों ने। मुद्दे कहीं दिख रहे हैं आपको? मुझे अभी तक जितना मैं गई हूं जमीन पे, मुझे मुद्दे कम और परसेप्शन और ये चीजें हैं। मुझे हाँ, नौकरियों वाला एक मुद्दा है। 4 सेगमेंट है, मैं बताऊं पूरे हरियाणा में जो भी चल रहे हैं। सबसे पहला सेगमेंट है कर्मचारियों का। बीजेपी किसी भी सूरत में चाहकर भी ओपीएस का कमिटमेंट नहीं कर सकते, वो यूपीएस लेके आ चुके हैं। लेकिन हरियाणा के कर्मचारी को हर हाल में ओपीएस चाहिए। 3 लाख कर्मचारी हैं, उनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, गुणा कर लीजिए आप, 12 लाख लोगों के मत हैं। वो सीधा सीधा इस सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। लोकसभा में भी गए, अब भी जाने वाले हैं। अग्निवीर, आज से 2 साल पहले आप किसी भी सड़क पे निकली हो, आपको सुबह के समय पे हरियाणा के युवा भागते दिखाई देते थे। आप अब निकल जाइए, आपको एक युवा भागता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो सेना में जाने का जुनून था हमारा, वो खत्म हो चुका है। 4 साल के लिए सेना में जाके उनमें से 3 लोगों को घर वापिस आना है हर 4 साल बाद। उनके ऊपर रिजेक्शन का एक ठप्पा है, वो ये लोग नहीं लगवाना चाहते। इसके अलावा युवाओं, हरियाणा बेरोजगारी में कितने साल से नंबर 1 है। सीईटी इन्होंने लागू किया, कोर्ट में आज वो हिम्मत सिंह जी बता रहे थे कि हजारों केस पेंडिंग है कोर्ट में, ये नौकरियां नहीं दे पाई लोगों को। जबकि इनका सबसे बड़ा हथियार था पर्ची खर्ची, जो कांग्रेस पे ये हावी थे। 2014 के बाद 2019 में इन्होंने उसको खूब भुनाया, पर अब वो नया फार्मूला नहीं है। किसानों का सेगमेंट, आप किसान को तो जाति में डिवाइड कर नहीं सकते। पूरा किसान समुदाय, 13 जिले तो बिल्कुल इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। वो एक सेगमेंट। अब खिलाड़ियों का सेगमेंट, तो यानी अगर मैं बात करूं इसको सम अप करके, तो
जवान, किसान और पहलवान, इन तीनों पर आके टिक जाता है हरियाणा का राजनीतिक दंगल इस बार। सही, बहुत अच्छी सही बात पकड़ी आपने। जवान, किसान और पहलवान, ये तीन जो वर्ग हैं ये हरियाणा की 90% पॉपुलेशन को कवर करते हैं, और प्लस में इनके कर्मचारी। तो ये चारों के चारों सेगमेंट आज इनकी सरकार को बदलने पे आमादा हैं। बिल्कुल एक माहौल, मतलब ऐसा माहौल है, मैं जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे तो आप जब खबरें कवर करेंगे आप देखना इनको कैसा माहौल दिखेगा। तो इस बार पहलवानों की बात करें, विनेश की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, और आज ये बहुत स्ट्रांग खबर है, चर्चा भी है कि वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी और फिर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, आज विनेश हरियाणा की सबसे बड़ी हीरो है, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है। वो किसी भी सीट पे चाहे चुनाव लड़े और जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमोशनल कनेक्ट है लोगों का, बहुत कनेक्ट है, सिंपैथी है, बहुत कनेक्ट है। आज हर कोई अपनी बेटी में विनेश को देखता है, फाइटिंग स्पिरिट है उसमें ना। आपको लगता है एक औरत होने के नाते आप जब जिंदगी में आगे निकलते हैं, आप सबने देखा है, हर औरत देखती है वो चीजें, और आप उन चीजों से जब लड़के कुछ हासिल करते हैं। आज विनेश के पास जो सम्मान है वो हरियाणा की हर बेटी में अपना गौरव देखती है कि मैं भी लड़ती, काश मैं उस समय लड़ पाती उस सिस्टम से। तो विनेश आज बहुत हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है। वो जिस सीट से चुनाव लड़ेंगी जीत जाएंगी। अगर वो विधायक नहीं भी बनती तो वो विधायकों की विधायक हैं। उससे बड़ा सम्मान तो आज तक हरियाणा में विनेश ने जो हासिल किया है वो हरियाणा में आज तक कोई बेटी उसको अचीव नहीं कर पाई। इतना सम्मान उसको मिला है। तो वो राजनीति में आ रही है तो उनकी इच्छा है। अगर मुझसे वो राय पूछते मैं कहता मत जाओ, क्योंकि राजनीति में जाके आप एक सेगमेंट का कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें लगाता है और उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो बेहतर होता है वो लड़कियों को ट्रेंड करती। खैर उनकी अपनी इच्छा है, पर कांग्रेस को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक अलग तरह का परसेप्शन, अलग अलग जगहें जो है चर्चा में है। बारडा है, फिर चरखी दादरी की बात हो रही है। बारडा वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जी जिसमें 56% के करीबन जाट समुदाय के। जुलाना की बात, जुलाना भी ऐसा ही है, बड़ौदा भी ऐसा ही है। तो जहां किसान समुदाय के मत ज्यादा है वहां तो वो जीत जाएगी। मुझे तो थोड़ा सा साहस अगर कर ले, मैं तो कहता हूँ लाडवा से उनको टिकट दे देनी चाहिए। ये भी जमाना देख ही ले कि किसमें कितना है दम, है ना। लाडवा से टिकट दे दो उनको, वो ज्यादा बेहतर है। ये तो चुटी काटने वाली बात हो गई है थोड़ा सा, बट नहीं, आपको शायद याद होगा जेपी दलाल ने तो कहा था कि वो लड़े और किलोई से लड़े और भाजपा भी उनको एक सेफ सीट देगी। सब सेफ सीट देते हैं। इस सरकार के सबसे नॉनसेंस मंत्रियों में से जेपी दलाल जी हैं। मतलब जेपी दलाल जी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वो खुद के दुश्मन खुद ही हैं। अभी पीछे देखो आपने क्या कहा कि अगर भगवान रूठ गया और उनकी सरकार बन गई तो उनकी दिल्ली वाले 6 महीने में हरियाणा की सरकार को चलता कर देंगे। अब कोई थोड़ा सा भी हरियाणा के नेचर को समझता है, यहां तो सरपंच को नहीं हटा सकते जी आप, मुख्यमंत्री को क्या हटाओगे। हरियाणा का जो एग्रेशन है वो हमारा कई बार नुकसान भी करता है पब्लिक का, और यहाँ की पब्लिक को फायदा भी पहुंचाता है। अगर कोई पॉलिटिशियन को कान पकड़ के रास्ते पे ला सकता है तो वो हरियाणा की जनता है। क्योंकि मुझे लगता है जितना मैं हरियाणा को इतने सालों में जान पाई हूँ, यहाँ पर हर दूसरा आदमी राजनीति में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो या तो सीएम बना रहा होता है, या विधायक बना रहा होता है, या वो खुद को विधायक के तौर पे देख रहा होता है। मतलब राजनीति इतनी ज्यादा डिस्कस होती है। हर दूसरा आदमी नहीं, यहाँ हर आदमी राजनीति में है। हरियाणा का हर आदमी, इवन मेरी माँ, वो पढ़ी लिखी नहीं है पर वो मुझसे रोज अपडेट लेती है हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है। तो हरियाणा का हर आदमी, यहाँ पे आदमी एक टाइम भूखा सो सकता है पर एक टाइम राजनीति की गपशप किए बिना नहीं रह सकता। अब देखो मैंने गुरुकुल पॉलिटिक्स चलाया, वो क्यों चलाया? क्योंकि मैं जानता हूँ हरियाणा के जनमानस में राजनीति है। राजनीति में ये बहुत गहरे से जुड़े हुए लोग हैं। तो हरियाणा में अगर किसी को चुनाव का मजा लेना है ना, वो सिर्फ हरियाणा में आ सकता है, और हम वो मजे देते हैं पब्लिक में। तो ये जो गपशप हो रही है हुक्के पर या चाय की चुस्की के साथ, हालांकि मैं भी आपकी कॉफी टेस्ट कर रही हूँ, तो इसमें अभी इनेलो और जेजेपी को कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस पर हमने बात की, तो इनेलो जो हाशिए पे चल रही है इतने समय से, और दुष्यंत चौटाला अब हाशिए पे जा रहे हैं या जा चुके हैं, इसको कहाँ देख रहे हैं आप? अब वो आपने बैडमिंटन देखा होगा, टेनिस देखा होगा, कोर्ट के बाहर कुछ बच्चे खड़े होते हैं
उनका काम क्या होता है, वो एक्स्ट्रास आई और वो बोल ली और उनको पकड़ा तो दिया। वो कैंडिडेट्स की वेट कर रहे हैं अभी। इधर से आया उधर से आया उठा के अभी छोड़ उनकी भूमिका ये है, वो ये देख रहे हैं कि कोई तो आए हमारे पास, उसको लपक ले हम। और बायोपोलर चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक्चुअली में कसूर आईएनएलडी का नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने जो अलायंस बीजेपी के साथ 2019 में किया, उसने पूरा जो देवीलाल परिवार है उसकी साख को ही उनकी वजह से नुकसान पहुंचा। और ये जितने घराने हैं, आप हरियाणा की राजनीति को अगर आप स्टडी करें तो लाल परिवारों का बड़ा इतिहास है, लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन आज ये घराने अपनी पहचान को तरस रहे हैं। देवीलाल परिवार ऑलमोस्ट मतलब अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में अभी गुजर रहा है। चौधरी भजनलाल जी के जो बेटे हैं वो एक सीट पे आके सिमट गए हैं। बंसीलाल जी की जो विरासत है वो एक सीट तो साम पे आके सिमट गई है। तो टेक ओवर कर लिया है आने वाले समय में, उनकी मेहनत ना करने की आदत की वजह से, राजनीति को कारोबार समझने की वजह से अभी वो थर्ड एम्पायर की भूमिका में है। अभी इस चुनाव में उनके लिए कोई जगह नहीं। ज्यादा से ज्यादा अभय चौटाला एक बहुत अच्छे लीडर की पहचान उनकी है, और विधानसभा में बोलते हुए उनको देखते थे तो लगता था स्पार्क है, पर वो जो अपने भतीजे हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी वजह से वो भी अभिशप्त हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कल की एक पोस्ट थी जो मैं देख रही थी, आपने कहा कि दुनिया की सबसे अमीर चौथे नंबर पर जो महिला है सावित्री जिंदल, अगर वो कहें कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हूं, और नवीन जिंदल का आपने रेफरेंस दिया, तो इसके पीछे की भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है। मेरी जानकारी वो में क्या आप ऐसी समझते हैं? 12 सीटें इन्होंने चिन्हित की हैं, बीजेपी ने 12-13 सीटें, जहां पे ये जीत नहीं रहे हैं, मतलब जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहां पे इन्होंने फ्रेंडली मैच होगा। हाँ, वहां ऐसा किया है कि एक आदमी निर्दलीय उतारा जाए अपनी ही पार्टी का बागी करके, और उसको चुनाव जितवा दिया जाए। अब निर्दलीय चुनाव जीता वो तो सपोर्ट कर ही सकता है सरकार को, जैसे रणजीत जी 5 साल करते रहे। तो इन्होंने, सावित्री जिंदल जी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। नहीं तो आज के दिन जिसकी किराना स्टोर की दुकान है वो भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसके घर ईडी आ जाती है। तो वो तो देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बीजेपी के सांसद, और अभी भाजपा ज्वाइन करके अभी सांसद बने हैं, सांसद बने, तो उनकी माँ मतलब ऐसे डेयरिंग हो सकती हैं, या तो वो तो हमारे पड़ोस के, मैं तो उनको रिश्ते में ताई बोलता हूँ, हमारे नलवा की हैं वो। तो मुझे जितना मैं उनको जानता हूँ इतना डेयर तो नहीं है कि लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, कुछ इस चुनाव में कुछ नेताओं की बेबसी का चुनाव भी है ये? हाँ बिल्कुल जी, ये बीजेपी के जाट नेताओं की बेबसी का चुनाव है ये। आप ये देखिए कि बीजेपी के जाट नेता, एक समय में उनका जलवा होता था 2014 में, आज कैप्टन अभिमन्यु जी कहाँ है बेचारे, एक सीट के लिए अपना, उनके अस्तित्व का सवाल है नारनौंद की जनता से। और आप धनखड़ साहब को देख लीजिए, धनखड़ साहब कहाँ हैं? धनखड़ साहब बादली से बहुत बुरी तरीके से मतलब हार उनकी साफ दिखाई दे रही है। महिपाल ढांडा इस सरकार में मंत्री थे, पानीपत ग्रामीण से बाहर उनको कोई जानता ही नहीं बेचारों को। कमलेश ढांडा टिकट दे दी उनको। कमलेश ढांडा अगर आप किसी भी आदमी से पूछें कलायत में जाकर, आपको पता लग जाएगा कि वो उनका बहुत बुरे हाल है। तो ये बीजेपी के नेताओं का बेबसी का चुनाव है, और इसको थोड़ा और एलोबरेट अगर आप करेंगे इस चीज को, तो बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं का, बीजेपी के बड़े नेताओं की बेबसी का चुनाव है। क्योंकि रामविलास शर्मा जी भी पहली सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, आज मीटिंग उन्होंने बुलाई है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं रामविलास जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को मजबूर हो जाएं। तो ऐसा हरियाणा की राजनीति में होगा तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात देखने है, को कि जीवन की अंतिम सांझ पे वो कहाँ लौट आए। तो आज ये मनोहर लाल जी ने सबको ठिकाने लगा दिया, नवजोत जी। मनोहर लाल जी ने 10 साल में चुन चुन के अपने जो ओपोनेंट थे उन सबको निपटा दिया, अकेले बच गए। और वो शोले फिल्म में डायलॉग है कि आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो मनोहर जी जब चुनाव में निकले तो देखा पीछे तो है ही नहीं कोई भी, सब जा चुके हैं दाएं बाएं। तो बीजेपी के जो सिपे सलार थे वो दाएं बाएं खिसक लिए हैं, अब है नहीं मैदान में। अच्छा, क्योंकि बात कांग्रेस की भी करनी बहुत जरूरी है। अब जब हम कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 नामों पर आके टिक जाती है वो बात, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की, और फिर कह दिया जाता है कि ये भी क्योंकि ईडी का शिकंजा इन पर ना कसे, ये भी बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत ही अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, एंड बहुत सारी जगह ये भी फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं।
तो इस पर क्या कहेंगे? एंड दूसरा ये भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एज है अब ये उनका आखिरी चुनाव होगा, फिर वो आगे दीपेंद्र को सेट करते हुए देखना चाहते हैं, और जो बाकी के गुट है जिसमें शैलजा की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, और शैलजा बेबाक तरीके से कह चुकी है मैं क्यों नहीं रेस में, हम क्यों नहीं, तो यहां भी कहीं आपको ये आपाधापी सी नजर नहीं आ रही कि वो मैं वाली चीज में बहुत कुछ सत्ता के मतलब जो हम सोच रहे हैं उससे पीछे छूट जाए? देखिए बीजेपी, तभी मैंने शुरुआत में कहा था मनोहर जी ने कॉपी किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस में सीएम पद के जितने कंपटीटर थे वो सब एक एक करके सारे ठिकाने लगाए। राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, सब अब सिर्फ बच गई शैलजा जी। हाँ। अब हरियाणा प्रदेश में सीएम पद के 2 दावेदार हैं, हुड्डा परिवार और शैलजा जी। तो ये सीधी आमने सामने की लड़ाई है। यानी सुरजेवाला को आप बिल्कुल आउट कर रेस चुके में हैं। नहीं है वो। उनकी हालत इस चुनाव में ये है कि वो अपने जो जरूरी कैंडिडेट हैं कैथल और जींद में उनको टिकट के लिए बड़ा प्रयास करने पड़ रहे हैं उनको, ये उनकी हालत है। तो शैलजा जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पॉलिटिक्स को समझने वाले लोगों को पता है कि अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करने के लिए वो 3 साल से लगे हुए हैं। 3 साल से धीरे धीरे उनका अपना जितना भी कैडर था वो शिफ्ट कर चुके हैं दीपेंद्र के साथ। उसके पीछे ईडी एक बड़ी वजह थी कि उनको लग रहा था कि चुनाव में अगर मुझे कुछ मेरे साथ गड़बड़ हुई तो पार्टी कौन संभालेगा या हमारे परिवार की विरासत को कौन संभाले। तो ये ऑलरेडी उस घर में फैसला हो चुका है कि अगर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा बनेगा। वहां क्लियर मैसेज है। तो ये लड़ाई दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस शैलजा की है। इसीलिए 2 अलग अलग यात्राएं हम देख रहे थे हरियाणा में। हाँ। दूसरा, हरियाणा में अगर कांग्रेस सत्ता में आ रही है, अगर आ रही है तो उसके पीछे 2 बड़े सेगमेंट हैं। एक है किसान समुदाय और दूसरा है एससी समुदाय। आज के दिन शैलजा जी को नाराज करने का जोखिम लेने का साहस किसी में भी नहीं है। अगर हरियाणा प्रदेश में बदलाव आएगा तो उसके पीछे इन 2 कम्युनिटी का बड़ा योगदान है। और शैलजा जी आज पैरेलल में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी जीत दर्ज की है तो शैलजा जी ने भी बड़ी दर्ज की है। अगर ये 9 हलकों में जीते हैं तो वो भी 9 हलकों में जीती है। अगर ये पुराना हिसार रोहतक को प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो पुराने हिसार को करती हैं। और शैलजा जी में जरूर इतना है कि वो थोड़ा सा इनके मुकाबले में थोड़ा लो प्रोफाइल रहती हैं, लेकिन गांधी परिवार के जितनी लॉयल्टी नजदीक है। हाँ, तो ये इस चुनाव में ये भरम का चुनाव है। 2014 में कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों को लग रहा था कि कैप्टन साहब का दाव लग जाएगा, खट्टर साहब के समर्थकों को लग रहा था इनका अलग अलग लोग सोच रहे थे कि यहाँ से सीएम होगा, यहाँ से सीएम, और वहां माहौल बन गया उनका। माहौल चौधरी देवीलाल बहुत मतलब भारत हरियाणवी समाज के मनोविज्ञान को अगर कोई ढंग से समझता था तो वो चौधरी देवीलाल थे। वो कहते थे लोगों में, अपने दोस्तों में, कि माहौल बनाओ, हवा बनाओ। तो ये मैनेजमेंट तो अब का शब्द है। उससे पहले वो पकड़ गए थे कि हरियाणा में अगर सरकार बनानी है तो माहौल बनना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट। हाँ, उनके तो ऐसे कोई एक गांव में उन्होंने कहा कि भाई बहुत देख लिया, अपनी सरकार आएगी तो मैं आपको है ना वहां पे नोट छापने की मशीन लगवा दूंगा। तो अगले गांव में गए, बोले जी आपने वहां नोट छापने की मशीन, बोले तारा बड़ा गांव है, तारा 2 लगवा दूंगा। तो नोट छापने की मशीन तो नहीं लगी पर माहौल बन गया इससे ना। तो हरियाणा के जन समुदाय को समझते हैं और ये बात मुझे लगता है कांग्रेस इसको थोड़ा सीरियसली लेगी। उन्होंने माहौल बनाया है। और आप देखें लोकसभा में 10 से 5 पे वो आगे, वो 0 से 5। लेकिन आपने फिर सस्पेंस छोड़ दिया यहाँ पे। हमने इतनी सारी बात कर ली कि दीपेंद्र हुड्डा भी, शैलजा भी, और इग्नोर किसी को नहीं कर सकते। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्टी सीएम ये वाले फॉर्मूले कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ भी देखने को मिलेंगे। खूब लड़ाई होगी जी इनमें। कांग्रेस की सरकार आने के बाद खूब जुत्तम पजार होगी इनमें। खूब राजनीति में जो भी हो सकता है वो कांग्रेस की सारी चीज करेंगे। और फिर एक आदमी कोई सीएम बनेगा और दूसरा आदमी फिर उसको फॉलो करेगा। सीएम बनने के बाद सारी लड़ाई शांत हो जाती है। तो जिसमें दम होगा वो बन जाएगा। तो अभी जो घटनाक्रम है आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से टिकटें आ जाएंगी, अब आपने हालांकि पूरा निचोड़ तो आपने रख दिया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बड़ी अलग तरह की राजनीति हम इस बार देखेंगे। अगर मैं नंबर्स पे बात करूं, हालांकि आप अवॉइड करते हैं ये कमेंट करते हुए, और अभी टिकटें नहीं बटी हैं, बट एक
और ये नंबर्स चेंज होते हैं, और मुझे जहां तक लगता है नंबर्स की बात हम लास्ट के एक हफ्ते बिल्कुल। में करें तो वहां तक जाके सेटल होते हैं। फिर भी एक रफ अगर हम देखें आपका जो आकलन है, जो मुद्दे आपने बताए, आप कहां देखते हैं, किस पार्टी को कहां देखते एक सूची आई है जी बीजेपी की, मैं उसको कल देख रहा था बहुत गंभीरता से। कांग्रेस की स्टेट अभी आई नहीं है। उस सूची में मुझे 15 नाम ऐसे लगे जो जीत सकते हैं। तो दूसरी में 23 नाम और आने हैं, उसमें से 10 और लगा लीजिए, 12 लगा लीजिए, 13 लगा लीजिए, तब भी अधिकतम जो हाइट मैं इनकी देख रहा हूं ये 30, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो जाएगा बीजेपी का। और बहुत खराब टिकटें कांग्रेस ने बांटी, तो हो सकता है ये तीसरी बार भी बना ले सकता है। फिर मैनेजमेंट जीत जाए, माहौल हार जाए। फिलहाल माहौल हावी है मैनेजमेंट के ऊपर। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धर्मेंद्र शुक्रिया जी। जी, थैंक यू। आपने बताया कि हरियाणा का राजनीतिक माहौल क्या है। जो बात अभी इन्होंने कही कि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ना होकर अगर कहीं मिसमैनेज हो गया तो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकता है। फिलहाल ये फैसला तो हम जनता पर छोड़ते हैं कि जनता इस बार किसको चुनती है, लेकिन हरियाणा का चुनावी दंगल यकीनन इस बार दिलचस्प जरूर है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।